गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर पढ़ा। क्वांटम नंबर 4 तरह के थे, उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैं क्या? ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं या ऑर्बिटल्स क्या हैं। ठीक है, देखिए जनरली ऐसा हम बोल सकते हैं कि एटम की वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। या यूँ बोलें कि एटम की वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, विच प्लेस ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना है, सिंपल सी बेसिक सी बात है क्या कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, तो इतनी बड़ी बात को जो मैं बोल रहा हूँ पूरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साई स्क्वायर जहाँ सबसे ज़्यादा हो। कितना? 90 to 100%। जितना परसेंटेज इलेक्ट्रॉन मिलने का ज़्यादा होगा उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो 90 to 100% साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ होगी? ऑर्बिटल में होगी। ठीक है, तो आप लोगों को माइंड में ये रखना है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0% हो तो बताइए उस जगह को आप क्या बोलोगे? यस, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, या यूँ कहें 0% है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो आपको इन्हीं बातों को देखते हुए अब ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्बिटल्स 4 तरह के हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज या इनकी जनरल कैरेक्टर्स क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए एस ऑर्बिटल है, ये टर्म शार्प से लिया, शार्प का एस। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, देखिए इस तरह से फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल एक स्फेरिकल शेप है, तो इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल, और हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हर जगह पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? वेव फॉर्म में हो सकते हैं और पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो ये पूरा जो स्फेयर है, पूरा गोला है, वो उसमें हर जगह क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के शेप वाले ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया है? एस ऑर्बिटल नाम दिया है। ठीक है, तो बताइए पहला पॉइंट क्या हुआ? एस ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक एस ऑर्बिटल एक होता है और उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। तो एस सब सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे? एक होंगे। तो आप दूसरी बात ये लिखेंगे कि एस ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। ठीक है, यानी एक बॉक्स। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एस ऑर्बिटल के नाम पर हम कितने ऑर्बिटल्स, कितने बॉक्स बनाएंगे? एक। ठीक है, और आपको सबको पहले से ही पता है, अपने पल क्वांटम नंबर पढ़े थे। तो बताइए एक ऑर्बिटल या एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं? 2। वो भी कैसे? विद अपोजिट स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस फुटबॉल को यहाँ मेरे हाथ में पकड़ता हूँ, ठीक है, और आपसे पूछता हूँ बताओ बच्चों ये कौन से एक्सिस में रखा हुआ है? एस एक्सिस में, वाई या जेड? तो आप बता नहीं सकेंगे क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। अभी जैसे चौक है, चलिए मान लीजिए मैं जो इस एक्सिस पर खड़ा हूँ वो वाई एक्सिस है, तो आपसे पूछा जाए कि ये चौक है कौन से एक्सिस में, तो आप क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये वाली मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो अभी चौक क्या हुआ? एक्स एक्सिस पर। और आपके डायरेक्शन वाली जो ये एक्सिस है ये कौन सी है? जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, तो अभी ये चौक है कौन सी एक्सिस पर होगी? जेड एक्सिस पर। आप इसका ओरिएंटेशन बता रहे हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल यानी गोले को, फुटबॉल को मैं अपने हाथ में रखूं और आपसे पूछूं बताओ ये कौन से एक्सिस पर है, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं, यानी ये नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है? ये जो स्फेरिकल शेप होती है वो नॉन डायरेक्शनल शेप है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाली वाई एक्सिस है, और ये आपकी तरफ वाली ये कौन सी है? जेड एक्सिस। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ओके, ये लीजिए जेड एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होंगे? नॉन डायरेक्शनल।
उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। और नॉन डायरेक्शनल मैं क्यों बता रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल ये बता रहा हूँ इसलिए कि जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा डायरेक्शनल होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर जिस सेल में ये ऑर्बिटल होगा तो कंपेरेटिवली अदर ऑर्बिटल्स ये क्या होगा, सबसे कम एनर्जेटिक होगा, लेस एनर्जेटिक होगा। तो याद रखना ये पॉइंट, जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा डायरेक्शनल होगा तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, कंपेरेटिवली उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल हैं, एक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं नोडल प्लेन और नोडल सरफेस की, 2 पॉइंट्स की और बात करेंगे। तो नोडल का मतलब क्या है, नोडल का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, वेरी लो, इलेक्ट्रॉन तो हो तो सकते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी हो, बहुत कम हो, जैसे मान लीजिए 0 से 5%। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नोडल। अब वो नोडल अगर सरफेस हुई तो हम बोल सकते हैं नोडल सरफेस, और अगर वो प्लेन, ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सबसे कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल बोलते हैं। प्लेन हुआ तो क्या बोलोगे, नोडल प्लेन, सरफेस हुआ तो क्या बोलोगे, नोडल सरफेस। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं नोडल सरफेस की। तो नोडल सरफेस को रेडियस नोड भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नोडल सरफेस। ये जी नोडल सरफेस, इसको रेडियस नोड भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, रेडियस नोड। देखिए बच्चों, रेडियस नोड है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, अब देखिए रेडियस नोड का मतलब क्या है, आप थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको एक प्लेन से दिखाऊं, एक व्यू दिखाता हूं, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। चलिए, इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये मैं फर्स्ट एस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले सेल के एस ऑर्बिटल्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s। ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्या होगा, सेकंड सेल कुछ डिस्टेंस पर होगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या हो, nh/2π के इक्वल हो। बोर ने यही बताया। अब ये मान लीजिए सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2s को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, अब कुछ डिस्टेंस के बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस आपको देख रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, ये 3s। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप न्यूक्लियस के जस्ट बाद में 1s पर आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको तुरंत मिलने लग गए। ठीक है, 1s के बाद 2s पर आते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। कितने हैं, 0 to 5%। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 to 5%। तो इसको रेडियस नोड बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, नोडल सरफेस बोल सकता हूँ, क्योंकि सरफेस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इसके बाद में 1s के बाद में आप 2s पर जाते हैं तो आपको एक क्या मिला, नोडल सरफेस मिलता है। ठीक है, अब 3s तक जाते हैं तो बताइए कितने नोडल सरफेस मिलेंगे आपको। तो आप कहेंगे सर एक तो ये वाला और एक दूसरा ये सरफेस ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो 3s के लिए नोडल सरफेस कितना हुआ, 2। अब देखिए इसी चीज को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 3s के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3। ओके, आप लिख रहे हैं 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4 3s। अब मैं निकाल रहा हूं नोडल सरफेस किसके लिए, 4 3s ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, ओके। एल आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल्स के लिए या एस सबसेल के लिए कितनी होती है, 0। ठीक है, और -1। तो बताइए कितना हुआ, 3 में से -1 करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2। इसका मतलब 3s ऑर्बिटल्स के लिए नोडल सरफेस की वैल्यू कितनी होगी, 2। और वो कौन कौन से, एक तो ये,
ये नोडल सरफेस है और दूसरा ये नोडल सरफेस है। ये जो जगह देख रहे हैं आप जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये क्या हुआ? नोडल सरफेस। तो बताइए 3s के लिए 2 है, तो 4s के लिए नोडल सरफेस कितने होंगे? तो आप एक जगह छोड़ करके फिर बनाइए 4s, तो कितनी हो जाएंगी? 1, 2 और 3, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। और इसके लिए और आसान है, पता है सबको कि s ऑर्बिटल्स के लिए, s सब सेल्स के लिए एजीमुथल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो डायरेक्ट आप याद रखिए n-1, ठीक है जी। तो 3s के लिए कितना होगा? 2। तो 4s के लिए कितना होगा? 3। तो बताइए 5s के लिए कितने नोडल सरफेस होंगे? तो आप बता देंगे 4 नोडल सरफेस होंगे या रेडियस नोड होंगे, ठीक है। तो ये रेडियल है, रेडियस पर है, इसलिए इनको रेडियस नोड भी बोलते हैं। तो ये बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये s ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नोडल प्लेन की। तो नोडल प्लेन का मतलब आपने s ऑर्बिटल को एक बार आप फुटबॉल मानिए। कैसा मानिए? फुटबॉल। स्फेरिकल है, फुटबॉल भी स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन है। फुटबॉल के अंदर जो ब्लैडर होता है रेड कलर का, उसको इलेक्ट्रॉन मानिए। जो पूरा का पूरा ब्लैडर है, क्या उसमें जो हवा भरी है वो क्या हुआ? उसको मान लीजिए आप एक बार इलेक्ट्रॉन मानिए, ठीक है। तो बताइए इसको मैं कौन से प्लेन से काटूं? क्या ऐसा कोई प्लेन है, जैसे चाकू लेकर के मैं इसको काटने बैठता हूं, तो क्या कोई ऐसी जगह, ऐसा प्लेन आएगा जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ना मिले? ऐसा कोई प्लेन आएगा? एक्स एक्सिस से काटिए या वाई एक्सिस से काट दीजिए या जेड एक्सिस से काट दीजिए, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन चीज? जैसे फॉर एग्जांपल हम पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, वो डंबल शेप होता है, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सिस पर मैं काटता हूँ, ठीक है। ये चाकू लेकर के मैं इसको ऐसे काटता हूँ, इस तरह से ऐसे इस प्लेन पे काटता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिली है? सबसे कम, या है ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या नोड है। हाँ मैं ऐसे काटता तो इलेक्ट्रॉन मिलते, ये लॉब्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये सब पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस पे क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए पी ऑर्बिटल्स के लिए ये क्या हुआ? नोडल प्लेन हुआ। मैं और बाद में बात करूंगा इसी पर, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो बताइए एस ऑर्बिटल तो क्या पूरा का पूरा फुटबॉल जैसा स्फेरिकल है, ठीक है, और इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। कहीं भी ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां क्या ना मिले? इलेक्ट्रॉन ना मिले। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए नोडल प्लेन की वैल्यू कितनी है? 0। उसमें कोई प्लेन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं नोडल प्लेन कितना होगा? 0। अब वो चाहे 4s का हो, चाहे वो 3s का हो, 2s हो, 1s हो, कहीं का भी ऑर्बिटल हो, कौन से ही कोई भी सेल से s ऑर्बिटल्स बिलोंग करता हो, नोडल प्लेन क्या रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल्स कैसा होता है? गोले जैसा होता है, और गोले में कोई प्लेन नहीं होता कि जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले। हर जगह इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। तो s ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहली बात क्या याद रखोगे? ये s है, कौन से टर्म से लिया गया? शार्प, ठीक है। s से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल s ऑर्बिटल आप तो याद रखिए। s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल, गोलाकार। कितने होंगे? 1। दूसरी बात, डायरेक्शन वाइज कैसे होंगे? नॉन डायरेक्शनल, इसलिए सबसे लेस एनर्जेटिक हैं। अगर आपसे बात की जाए कि जैसे 2s और 2p में से एक ही, जैसे सेकंड पर बात कर रहे हैं 2s और p में, तो s और p में ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा? p, और लेस एनर्जेटिक कौन सा होगा? s, 2s, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या? नॉन डायरेक्शनल है। और इनमें नोडल सरफेस या रेडियस नोड कैसे निकालोगे? n-l-1, ठीक है। और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। और नोडल प्लेन कितना होता है? 0। नोडल प्लेन तो होता ही नहीं, नोडल सरफेस होता है। कैसे निकालोगे? n-l-1 फॉर्मूले से निकाल लोगे। चलिए अब आपको थोड़ा सा चेक करता हूं कि क्या सीखे हो, क्या नहीं सीखे हो। छोटी सी बात है। चलिए मुझे बताइए 4s के लिए आप मुझे नोडल प्लेन और नोडल सरफेस और नोडल प्लेन, चलिए ये बताइए नोडल सरफेस कितना होगा? नोडल सरफेस होगा 3, ये लो 3, ठीक है। नोडल सरफेस आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, n-l-1। और नोडल प्लेन तो होता ही नहीं, नोडल प्लेन तो s में होता ही नहीं। कितना होगा? 0। तो इस तरह से आप टोटल, कभी कभी टोटल प्लेन पूछ सकते हैं। नोडल सरफेस और नोडल प्लेन को टोटल कितने होंगे? 3 और 0 कितना होगा? 3।
इस तरह से आप ये एस ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब एस के बाद में हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल से। पी जो टर्म है, पी जो प्रिंसिपल से लिया, प्रिंसिपल से पी लिया है, ठीक है। इतनी कोई ज़रूरी नहीं है बात याद रखनी, आप ये याद रखिए पी ऑर्बिटल्स के बारे में। चलिए सबसे पहले जैसे उसमें बात की थी कि पी एस ऑर्बिटल कैसे थे, स्फेरिकल, तो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल्ड शेप होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल। डम्बल शेप के होते हैं। डम्बल समझते हो ना, डम्बल शेप होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। और जैसे ये मान लीजिए डम्बल शेप इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको एक डम्बल बनाऊं, ठीक है, ये एक लोब, फिर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, फिर दोबारा ऐसे ही एक लोब, ठीक है। ये दोनों इक्वल लोब्स हैं, ठीक है। ये आपने डम्बल्स बनाए और इस डम्बल्स में ये जो देख रहे हैं इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं इनको, लोब्स। तो बताइए पी ऑर्बिटल में कितनी लोब्स हैं, 2 लोब्स। और एक जो जहां पर सेंटर दबा हुआ पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो। तो ये तो हुई लोब्स और ये क्या हुई, एक सेंटर में क्या है, नोड, ठीक है। तो आप बताइए ये कैसा दिख रहा है डंबल पूरा, ये डंबल शेप का पी ऑर्बिटल्स हुआ। दूसरी बात, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं, ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स का ग्रुप होता है, एक सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स का ग्रुप होता है। तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, तो 3 बॉक्स से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, पी एक्स। अगर मैं इसको वाई एक्सिस मानता हूं, तो अगर इस पर कोई पी ऑर्बिटल है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी वाई ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये जेड एक्सिस पर हुआ, तो जेड एक्सिस को मैं ऐसा बना रहा हूं तिरछा, ये लो, मैं इसको जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऐसे पी ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, पी जेड। तो पी ऑर्बिटल 3 तरह के हो गए, कौन कौन से, पी एक्स जो एक्स एक्सिस पे होते हैं, पी वाई जो वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं, और क्या, पी जेड क्या होंगे, जो जेड एक्सिस पर ओरिएंटेड होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। और आपको पता है आगे भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों की ही स्पिन क्या होगी, अपोजिट। तो जो तीनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें टोटल या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर एक ब्लॉक में, हर एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपोजिट स्पिन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पहली बात, पी ऑर्बिटल्स कैसे हुए, डंबल शेप। दूसरी बात, कितने होते हैं, 3 होते हैं। नाम क्या है उनके, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है जी। देखिए इनके लिए फिर वही बात करते हैं, ये बताइए डायरेक्शन वाइज उनसे ज़्यादा डायरेक्शनल है इससे कंपेरेटिवली या कम है। तो आपको साफ साफ पता है कि अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसको हमने क्या नाम दिया, पी एक्स, और वाई पर है तो क्या हुआ, पी वाई। तो जैसे चौक है ये, अगर मान लीजिए भी वाई एक्सिस पर है तो इसको क्या नाम दे रहा हूँ, पी वाई। और अब आपकी तरफ जेड एक्सिस पर है तो पी जेड, और ये वाई एक्सिस पर हुआ, ये एक्स एक्सिस पर हुआ तो क्या हुआ, पी एक्स। तो ये एक्सिस वाइज इनकी पहचान होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये कैसे हैं, ये हैं डायरेक्शनल, मोर डायरेक्शनल कंपैरेटिवली, पी ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शन। तो बताइए ज्यादा एनर्जेटिक कौन से हुए, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल्स? डेफिनेटली पी ऑर्बिटल्स ज्यादा एनर्जेटिक हुए, एनर्जी लेवल्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल है। चलिए अब बात करते हैं नोडल प्लेन और नोडल सरफेस की। तो नोडल सरफेस में देखिए हमने क्या पढ़ा था, नोडल सरफेस या रेडियस नोड है वो कौन से फॉर्मूले से निकाले थे, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। और l की वैल्यू क्या होती है,
p ऑर्बिटल्स के लिए 1 होती है। तो क्या हुआ n-2, आप क्या माइनस करेंगे, ये तो -1 और -1 माइनस कितना होगा -2। तो n में से आप कितने माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए बच्चों 2p के लिए, p की बात कर रहे हैं 2p, लेकिन कौन से सेल से बिलोंग कर रही है, 2 से, सेकंड एनर्जी लेवल से बिलोंग करती है। तो n की वैल्यू क्या रखा 2। तो इसके लिए नोडल सरफेस रेडियस नोड की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे सर 2 - 1 - 1 = 0, यानी 2p के लिए नोडल सरफेस या रेडियस नोड की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो बताइए 3p के लिए कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3p के लिए आप डायरेक्ट ही n में से 2 माइनस कर रहे हैं, वहाँ n में से -1 किया था शॉर्ट में, यहाँ n में से कितने माइनस करेंगे 2, तो 2p में से 2 में से 2 माइनस किया 0, तो 3p में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। तो 3p पर जाने के लिए आपको एक नोडल सरफेस को फेस करना होगा। चलिए 4p, अगर 4 सेल में p सब सेल्स हैं या p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो कितने नोडल सरफेस होंगे, तो 4 माइनस क्या लिखोगे, फॉर्मूला तो क्या है n - l - 1। तो हमारा शॉर्ट में फॉर्मूला क्या होगा 4 - 2, तो कितने नोडल सरफेस होंगे, कितने रेडियस नोड होंगे, 2 नोड्स होंगे, 2 रेडियस नोड होंगे या 2 नोडल सरफेस होंगे। ये बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं। अब हम बात करते हैं नोडल सरफेस के बाद में नोडल प्लेन। नोडल प्लेन देखिए, नोडल प्लेन आप तो जान गए होंगे कि नोडल प्लेन का मतलब क्या है। नोडल प्लेन, प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जिस पर क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम से कम हो या ना हो। तो देखिए ये px, ठीक है, ये x एक्सिस पर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। तो यही एक ऐसा है, अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, ये जो खड़ी एक्सिस है कौन सी है, y, और ये आपकी तरफ ही कौन सी है, z। तो मैं किस तरह से चाकू चलाऊं, किधर से चाकू लेके जाऊं कि ये दो इक्वल या ऐसे पार्ट से कटे कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम से कम। तो मैं ऐसा लेके जा रहा हूं, ये वाई एक्सिस, और आपकी तरफ से लेके जा रहा हूं, इस तरह से काटता जा रहा हूं इसको। यहाँ से देखिए जो नोड था, जो पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, वहीं से कटा ये वाले पॉइंट से। तो मैं ऐसा काटता हूँ इसको, तो ये प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। तो p ऑर्बिटल में जो डंबल शेप होता है उसमें एक नोडल प्लेन होगी। तो वो नोडल प्लेन कौन सी होगी, मैं z एक्सिस से आया और y एक्सिस पर इस तरह से कट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर ये px है तो 3 एक्सिस में दो एक्सिस बच गई, कौन कौन सी, y और z। तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा हुआ, तो आप बगैर सोचे समझे बताएंगे कि सर इसमें नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा, yz प्लेन होगा। कौन सा होगा, yz। अरे जैसा p ऑर्बिटल है उसको छोड़ के बाकी दो एक्सिस के नाम ले दो, वो उसका नोडल प्लेन होगा। तो इधर देखिए py में, ये py ऑर्बिटल है, तो बताओ इसमें कौन सा नोडल प्लेन होगा। तो आप बोलेंगे सर ये होगा, ये वाला नोडल प्लेन होगा, इस तरह से, ये वाला, इधर से मैं इसे काट रहा हूँ इस तरह से। तो बताइए इस प्लेन का नाम क्या होगा, इस प्लेन जिस पर आप इसको कट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो ये py है। तो बताइए y है तो कौन कौन सी एक्सिस बच गई, z और x। तो आप बोलेंगे सर zx प्लेन है। कौन सा प्लेन है, zx। और बताइए pz में, बताइए pz में ये प्लेन होगा, ये वाला इस तरह से। तो इस प्लेन का नाम क्या होगा, अगर ये z है तो बताइए कौन से दो बच गए, x बच गया और y बच गया। तो इस तरह से आप प्लेन के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए कंक्लूजन फिर से, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं 3, कितने होंगे 3, s कितना था 1, p ऑर्बिटल्स होते हैं 3, ठीक है जी। इसकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप आप देख रहे हैं, ठीक है। ये 3 और जब x एक्सिस पर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, px, y पे होगा तो py, z पे होगा तो pz। ये कंपेरेटिवली s ऑर्बिटल्स के कंपेरेटिवली क्या है, ज्यादा डायरेक्शनल है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, p ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, ठीक है जी। नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या है, n - l - 1। l की वैल्यू p ऑर्बिटल्स के लिए कितनी होती है, 1। तो क्या फॉर्मूला बना, n - 2। तो किसी भी p ऑर्बिटल का आप नोडल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं n - 2 से। 2p के लिए बताइए कितने नोडल सरफेस होंगे, आप कहेंगे 2 - 2 मतलब 0, कोई नोडल सरफेस नहीं होगा। अब बात करते हैं नोडल प्लेन की, ठीक है। तो इन डंबल शेप p ऑर्बिटल्स में एक जगह सेंटर में ये नोड होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे कम है।
तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेन ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के लिए क्या बोलेंगे वाई जेड, वाई के लिए क्या बोलोगे, बोलो एक्स जेड या जेड एक्स, और ये पी जेड के लिए क्या बोलोगे एक्स वाई। इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल्स हुआ। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। डी है जो डिफ्यूज टर्म से लिया है, डिफ्यूज, ठीक है जी। तो डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल कितने थे, एक, पी कितना था, 3, और डी कितने होंगे, ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 है। ये लो मैं 5 ब्लॉक बना रहा हूं इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो डी ऑर्बिटल होते हैं 5 तरह के, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल्स जो जिसको क्या बोलते हैं आप, डी ऑर्बिटल्स जो एक सबसेल है उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, एक ग्रुप है जिसको सबसेल बोला, और अभी ये पांचों को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो देखिए एक बच्चों, आप एक बात और याद रखना, ये डी ऑर्बिटल्स हमको 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वहाँ हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसको काम में लेना पड़ेगा। तो जब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहे हैं इनको, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये डीजनरेट है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड या डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ कि ये पांचों, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, इन सब की एनर्जी क्या है, इक्वल है, सेम है। ऐसे ऑर्बिटल्स को आप क्या बोलेंगे, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये टर्म्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि किसी एक की एनर्जी ज़्यादा है और एक की एनर्जी कम है, ठीक है। तो 5 होते हैं, इन पांचों के नाम याद रखना। तो पांचों के नाम ऐसे याद रखोगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। और 2 और हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक है डी जेड स्क्वायर। इस तरह से 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी शेप की। जैसे पी ऑर्बिटल्स कैसे थे, डंबल शेप, ये होते हैं डबल डंबल शेप। इनकी शेप कैसी होती है, डबल डंबल्ड शेप। शेप कैसी उनकी, डबल डंबल्ड शेप, ठीक है। डबल डंबल शेप, डबल डंबल का मतलब क्या होता है, जैसे एक डंबल तो ऐसा बनाया और दूसरा डंबल ऐसे बनाया, ये शेप को क्या बोलते हैं, डबल डंबल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स 5 होंगे, शेप कैसी होगी, डबल डंबल। ये पांचों की जब एनर्जी इक्वल होती है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये पांचों डबल डंबल्स हैं, तो इनको समझने से पहले आपको छोटी सी एक बात और समझनी होगी। ये 5, ये इनके नाम डी एक्स वाई, यानी दोनों लॉब्स हैं एक्स वाई पर या इनसे रिलेटेड है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उनको समझने से पहले आप ये देखिए, जिन पे स्क्वायर नहीं है उनको बोलते हैं T2G, T2G ऑर्बिटल्स। जिन पे स्क्वायर है उनको क्या बोल रहे हैं, ईजी ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, ईजी। इनकी ग्रेडिंग है, ऐसा मान लीजिए T2G का मतलब ये है कि बिटवीन द एक्सिस। क्या मतलब है इसका, बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस। और ईजी जो ग्रेडिंग है, जो टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ऑन द एक्सिस। ये लीजिए ऑन द एक्सिस। तो ये तो सबको पता है कि डबल डंबल्स हैं। ये डंबल्स हैं कहाँ, ये लॉब्स कहाँ हैं, अगर एक्सों के बीच दो जो 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, उनके बीच में हुए तब तो उनको क्या बोलेंगे, T2G। इन पे स्क्वायर नहीं, देखिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और स्क्वायर है तो समझ लेना ये कैसे हैं, ऑन द एक्सिस। स्क्वायर वाले 2 ही हैं,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दो तो जो स्क्वायर है जिस पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑन द एक्सिस, यानी लॉब्स कहाँ होंगी, जो डंबल्स कहाँ होंगे, एक्सिस के ऊपर होंगे, और जिन पे स्क्वायर नहीं है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्सिस, डी जेड एक्स, इनका क्या है, इनका मतलब T2G है, T2G का मतलब क्या हुआ, बिटवीन द एक्सिस। तो ये पांचों के डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई, तो बताइए कौन सी कैटेगरी का है, T2G। T2G का मतलब क्या समझे आप, बिटवीन द एक्सिस, तो दो एक्सिस के बीच में होगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई, और इसको मैं क्या मान लूँ, वाई, और ये आपके साइड में जो आ रही है वो कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जो लॉब्स होंगी ना वो इस तरह से होंगी, ये लो, इन एक्सिस के बीच में, ऐसी लॉब्स को हम, ऐसे डंबल सेप्ड जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डबल डंबल्स हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इनके जो है एक्सिस हैं जो इस तरह से ओरिएंटेड है इस एक्सिस पर, एक्स और वाई के बीच में। तो ये जो डायग्राम हुआ वो कौन सा हुआ, डी एक्स वाई, क्योंकि दोनों लॉब्स किसके बीच में है, एक तो एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, उनके ऊपर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है। ये कैसी है, बिटवीन द एक्सिस, और ये जो एक्सिस है आपकी तरफ आ रही है वो कौन सी हुई, जेड एक्सिस। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, डैश डैश करके, ये लो जेड एक्सिस, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इमेज आप ऐसे इमेजिन कीजिए ये आपकी तरफ है, ठीक है। तो ये तो किसकी डायग्राम हुआ, डी एक्स वाई का। तो चलिए बात करते हैं डी वाई जेड, किसकी बात कर रहे हैं, डी वाई जेड की। तो देखिए अगर मैं आपको ये एक्सिस बना के दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको y मान लूँ और इसको मैं z मान लूँ, ठीक है, तो दोनों डंबल्स क्या होंगे, इन एक्सिस के बीच में होगी। तो बताइए ये कौन सी एक्सिस हो गई, आपकी तरफ इस बार हो गई x एक्सिस, इसको मैंने y मान लिया, इसको क्या मान लिया, z मान लिया, तो ये क्या हुआ, आपकी तरफ जो एक्सिस हुई वो कौन सी हो गई, x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये डी वाई जेड बनाना है, और ये T2G कैटेगरी का है, इसका मतलब ही क्या है, बिटवीन द एक्सिस, और कौन सी एक्सिस के बीच में, y और z, तो मैंने बना दिया y और z, ठीक है। तो चलिए मैं बना रहा हूँ एक डंबल, तो ऐसा बना दिया है, ये लो, ठीक है, ये बन गया y, और दूसरा भी x और z के बीच में बनाइए, ये लो, एक ये बना दिया, y और z के बीच में बना दिया इस तरह से। तो डी वाई जेड, y और z एक्सिस के बीच में ये डंबल्स हो गए। तो ये डायग्राम किसका हुआ, डी वाई जेड का, ठीक है। अब तीसरा डायग्राम देखिए, डी जेड एक्स, क्या बनाऊं, डी जेड एक्स। तो इसको अगर मैं z मानता हूं और इसको फिर से बना देता हूं तीसरा डी जेड एक्स का, ये लीजिए मैंने एक को डी जेड एक्स है, इसका मतलब ये दोनों डंबल्स किस किस के बीच में होंगी, z और x के बीच में होंगी। इसको मैं x मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, z, तो आपकी तरफ कौन सा हुआ, y। तो दोनों ही डंबल्स कहाँ होंगे, जेड एक्स के बीच में होंगे, ठीक है। तो ये लो, एक तो जेड एक्स के बीच में ये हुआ और एक दूसरा ये वाला, इस तरह के डबल, ये यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे नोड है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हुआ इस बार वो कौन सा हुआ, डी जेड एक्स, जेड और एक्स ऑर्बिटल्स के एक्सिस के बीच में जो डंबल्स होंगी वो क्या होंगी, डी जेड एक्स। तो ये तीन तो जिन पे स्क्वायर नहीं है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या होंगी, बिटवीन दी एक्सिस होंगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑन द एक्सिस की। अब देखिए नाम से देखिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इनको हम क्या ग्रेडिंग दिए, इजी। इजी का मतलब क्या था, हमने क्या समझा अपने लिए, अपने लेवल पे क्या समझा, ऑन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो जो डबल डंबल्स हैं वो कहाँ बनेंगे, एक्सिस के ऊपर बनेंगे। तो चलिए मैं इसको एक तो एक्स मान लूँ कि उसने इंडिकेट किया एक्स स्क्वायर, और दूसरी कौन सी, वाई एक्सिस। तो ये लो इस तरह से, ये एक्स है और ये कौन सी है, वाई। तो अभी क्या है, जो लॉब्स हो रही हैं, डंबल्स हैं, वो इनके ऊपर बना, एक तो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे बन गया, और एक कौन सा बना है, वाई एक्सिस पे बना है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोल रहे हैं आप, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अभी फाइनली क्या बचा, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में देखिए जो डंबल्स हैं, ठीक है, वो जेड एक्सिस पर है, किस पर है, जेड एक्सिस पर। ये लो, ये जेड एक्सिस, ठीक है,
इसको मान लो एक्स एक्सिस और आपकी क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक डंबल कहाँ पर है, इस तरह से जेड एक्सिस पर, ठीक है। और बाकी के इसके जेड एक्सिस के जो सेंट्रल नोड है इस पर एक रिंग बनी हुई है, एक क्या बनी है, रिंग। इस तरह से एक प्लेनर रिंग बनी हुई है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की एक रिंग बनी हुई है इसके साथ, ऐसा। तो ऐसे शेप वाले ऑर्बिटल्स को हमने क्या दिया नाम, डी जेड स्क्वायर। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोल रहे हैं, डी जेड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसके यहीं पर है, इसकी नोट जो बता रहे थे, जिसको दबा पॉइंट बता रहे थे, ये रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो आपको ये याद रखना होगा। तो डी जेड स्क्वायर में एक तो ये याद रखना होगा कि इसमें नोडल प्लेन नहीं होता। इसमें नोडल प्लेन कितना होता है, 0। इसको आप किधर से भी किसी भी एक्सिस पे आप काटोगे, कट करेंगे किसी भी प्लेन से, तो नोडल प्लेन क्या होगा, 0, क्योंकि हर जगह पे चाहो तो फिर क्या बन गया, एक रिंग बन गया, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन कितना होगा, 0, और बाकी में कितने हो सकते हैं, 2 नोडल प्लेन हो सकते हैं। तो नोडल प्लेन की बात करते हैं, तो नोडल प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या है, नोडल प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए। नोडल प्लेन के लिए कोई नोडल सरफेस के लिए तो फॉर्मूला है, नोडल प्लेन में आप देखना होगा कि डी जेड स्क्वायर में कितने होंगे, बोलिए 0, और बाकी में कितने होंगे, 2। तो नोडल प्लेन के लिए फॉर्मूला जिसमें जिसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा ना, याद रखिए, उसमें नोडल प्लेन क्या होंगे, उतने ही होंगे। जैसे एस ऑर्बिटल में हमने बताया कि नोडल प्लेन कितने थे, 0। क्यों, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए कितनी होती है, 0, इसलिए उसमें नोडल प्लेन भी कितने हुए, 0। चलिए ठीक है। दूसरी बात, पी ऑर्बिटल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी थी, 1। तो पी ऑर्बिटल्स में भी आपको पता है नोडल प्लेन कितने बताया हमने, 1। अब डी ऑर्बिटल्स के लिए बताइए, ये इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, 1 और 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और कितने हैं, 0। तो डी जेड स्क्वायर के लिए कितने हैं, 0, और बाकी मैक्सिमम कितने प्लेन हो सकते हैं, औरों में 2 प्लेन हो सकते हैं। अब बात करते हैं नोडल सरफेस की। तो नोडल सरफेस की बात करते हैं, तो देखिए नोडल सरफेस या रेडियस नोड, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है नोडल सरफेस का, बताइए। नोडल सरफेस का फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है। और यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो n-2-1, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, n-3, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए नोडल सरफेस का फॉर्मूला कितना है, n-3। तो जैसे 3D की बात करें, इसमें नोडल सरफेस कितने होंगे, तो n की वैल्यू कितनी रखी हमने, 3। 3 - 3 = कितना हुआ, 0। तो 3D में नोडल सरफेस कितना होगा, 0। चलिए 4D की बात करें, तो n की वैल्यू क्या रखोगे आप, 4। ये रहा फॉर्मूला, क्या है, -2 - 1 मतलब -3 = कितना हुआ, 1। तो 4D में नोडल सरफेस कितना होगा, 1, ठीक है जी। तो ये आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। अब फिर से देख लीजिए एक बार, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितने होते हैं, 5। नाम क्या उनकी है, dxy dyz dz स्क्वायर dz, फिर चौथा कौन सा, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर फिफ्थ है dz स्क्वायर। जिन पे स्क्वायर नहीं आने में उनको क्या नाम दिया, T2g। इन T2g का मतलब ऐसा समझ लीजिए क्या है, बिटवीन द एक्सिस, वो डबल डंबल है, वो एक्सिस के बीच में है। और जिन पे स्क्वायर, इनको क्या नाम बोल रहा हूँ, ईजी। इसका मतलब समझिए कि वो डबल डंबल्स हैं, वो उनके ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, पांचों के नाम आपको याद किए। शेप कैसी होती है, डबल डंबल्स, ठीक है, और डायग्राम हमने बनाने सीखे ही हैं। नोडल प्लेन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एल के बराबर, और डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है। तो मैक्सिमम नोडल प्लेन कितने हो सकते हैं, 2 होते हैं, dxy dyz dz, इसमें कितने नोडल प्लेन है, 2। और dz स्क्वायर में, जिसमें जो जेड एक्सिस पर जो लॉब थी, डंबल था, उसके सेंटर में चारों तरफ एक क्या था, एक तस्तरी जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चक्री जैसा, तस्तरी जैसा, प्लेट जैसा, ठीक है। तो उसकी वजह से उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, इसलिए डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब बात करते हैं नोडल सरफेस, और नोडल सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-l-1। तो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, n-2, या 2 तो l की वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, तो क्या होगा, n-3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, n-3। तो 3D के लिए कितना हुआ, 0।
और 4D के लिए नोडल सरफेस कितना होगा, 4 - 3 का मतलब 1। ठीक है जी, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, नोडल सरफेस निकाल सकते हैं। तो जो सेम एनर्जी लेवल पर डी ऑर्बिटल्स थे उनको क्या नाम दिया हमने, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑर्बिटल है एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स फंडामेंटल टर्म से लिया एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये 7 होते हैं, 7। ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पायरामिडल कॉम्प्लिकेटेड जिनकी शेप्स होती हैं इनके बारे में। और इनके अंदर आप बता सकते हैं नोडल सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होगा सरफेस के लिए, नोडल सरफेस के लिए, तो हमारे पास तो फिक्स फॉर्मूला n - l - 1, इससे हम नोडल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो नोडल प्लेन होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, l के इक्वल होंगे। l क्या है, एजीमुथल। और f ऑर्बिटल्स के लिए कितने होते हैं l की वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो मैक्सिमम 3 तक हो सकते हैं। अब इनके बारे में जो डिटेल्स नहीं जाना, मेन हमें पढ़ना है p और d ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताया, आपको इनको दिमाग में रखना है। और एक क्वेश्चन लास्ट में जाने से पहले मैं आपको फिर से देखता हूँ आप याद रखते हैं कि नहीं, इसका मुझे आंसर बताइए। जैसे अगर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, डी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 5dz², इसके लिए नोडल प्लेन और नोडल सरफेस बताइए। क्या बताना आप लोगों को, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। तो बताइए क्या होगा, dz² के लिए नोडल प्लेन तो आपको पता है कितना होगा, 0, और सरफेस तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n - l - 1। n - l की वैल्यू d के लिए कितनी है, 2 - 1, तो क्या फॉर्मूला हुआ, n - 3। आपको ये याद रखना है d के लिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 - 3 का मतलब क्या हुआ, नोडल सरफेस कितना हुआ, 2। तो 2 नोडल सरफेस हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को याद रखने। ये ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है।